हाँ बेटा, शुरू करते हैं। सल्फर साइकिल के बारे में बात करेंगे आज। गंधक चक्र, तो यह एक प्रमुख अवसादी चक्र है और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गंधक की मात्रा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड सल्फर डाइऑक्साइड के गैसीय स्वरूप में पाई जाती है, जबकि मिट्टी में गंधक मीन सल्फर, सल्फेट व सल्फाइड यौगिकों तथा कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। तो गंधक चक्र मतलब सल्फर साइकिल वायु, जल व मृदा तीनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सल्फर साइकिल गंधक, सल्फर साइकिल वायु, जल व मृदा तीनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। सल्फर के भंडार ठोस रूप में धरती पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन का गैस के रूप में भंडार वायुमंडल में मौजूद है। तो मृदा से पौधे गंधक सल्फर को सल्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं। पत्थर का कोयला तथा अन्य प्रकार के जीवाश्मीय ईंधन के जलने पर या ज्वालामुखी के अलावा एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन क्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिल जाती है। कुछ सजीव जैसे लाइकेन गंधक की आपूर्ति के लिए वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश सजीव अकार्बनिक सल्फेट यौगिकों इनऑर्गेनिक सल्फेट कंपाउंड्स का उपयोग सल्फर प्राप्ति के लिए ही करते हैं। केवल कुछ सजीवों जैसे कुछ बैक्टीरिया जीवाणुओं को गंधक प्राप्त करने के लिए कार्बनिक सल्फर यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल एवं सिस्टीन का अपघटन करना पड़ता है। केवल कुछ सजीवों जैसे कुछ जीवाणुओं को गंधक प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनिक सल्फर, सल्फर कंपाउंड्स जैसे कि अमीनो अम्ल एवं सिस्टीन का अपघटन करना पड़ता है। वे विभिन्न सजीवों, पेड़ पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के पश्चात इनके मृत शरीरों के जीवाणुओं द्वारा अपघटन के कारण इनसे मुक्त गंधक की अधिकांश मात्रा फिर से मृदा में मिल जाती है एवं खनिजीकरण के बाद फिर से पौधों के लिए उपलब्ध हो जाती है। मृत सजीव शरीरों के अपघटन कार्य में कुछ जीवाणु जैसे प्रोटियस बैक्टीरिया एंड एस्केरिकिया बैक्टीरिया अनऑक्सीकारी जीवाणुओं के रूप में तथा एस्परजिलस व न्यूरोस्पोरा नामक कवक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन कर मृत शरीरों से सल्फर मुक्त करने का कार्य करते हैं। मतलब बेटा कुछ जीवाणु ऐसे हैं जैसे कि प्रोटियस बैक्टीरिया, एस्केरिकिया बैक्टीरिया जो कि या कौन सी कवक है, एस्परजिलस फंगस है, न्यूरोस्पोरा कवक है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करके मृत शरीरों से सल्फर को मुक्त करने का कार्य करते हैं। अपघटन व इसके बाद खनिजीकरण के परिणाम स्वरूप कार्बनिक गंधक, ऑर्गेनिक सल्फर, अकार्बनिक सल्फेट इनऑर्गेनिक सल्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी वाली परिस्थितियों में अपघटन द्वारा सल्फाइडों का निर्माण होता है। सल्फर साइकिल के दौरान पेड़ पौधे
मृदा से सल्फेट का अवशोषण करते हैं तथा पादप शरीरों में अपचयित होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन अवायवीय परिस्थितियों अर्थात ऑक्सीजन की कमी में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणुओं द्वारा सल्फेट का अपचयन किया जाता है। ये अपचयन करने वाले मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं तथा ये कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन में सल्फेट का उपयोग करते हैं, जैसे कि विब्रियो ऑस्टुराई, विब्रियो एस्चुराई बैक्टीरिया, एस्केरिशिया एवं एरोबैक्टर इत्यादि। तो जल आक्रांत मृदा मीन्स वाटर लॉग्ड सॉइल्स एवं जलाशयों की टहलटी में जहां वायु में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है तथा हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुलता पाई जाती है, वहां अपचयन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार निर्मित गंधक, खनिज व सल्फाइड आदि को कुछ जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड व H2SO4 का निर्माण होता है, जैसे कि बेगियाटोआ, मतलब जैसे कि बेगियाटोआ एवं थायोबैसिलस इत्यादि जीवाणु सल्फाइड्स को SO2 एवं सल्फेट्स मतलब में रूपांतरित कर देते हैं। मतलब दो बैक्टीरिया हैं, एक तो थायोबैसिलस जीवाणु है बेटा, एक बेगियाटोआ है। ये जो जीवाणु हैं वो सल्फाइड्स को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फेट्स में रूपांतरित कर देते हैं। इस तरह से सल्फर साइकिल मतलब संपन्न होती है। तो अब मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ सल्फर साइकिल की आपके साथ, इसको देखना। स्लाइड शेयर करते हैं सल्फर साइकिल की। ये है एक, मैं खोल रही हूँ बायोलॉजिकल सल्फर साइकिल आपके सामने। बेटा ये देखना, ये दिखाया है सल्फर साइकिल। तो जो ये है सल्फर, तो सल्फेट, ये दिखाया है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फाइड का सल्फेट में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फेट फिर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन कहलाता है। और सल्फर का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फर सल्फेट में रूपांतरित हो जाती है और ये सल्फेट ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स में कन्वर्ट या रूपांतरित हो जाती है। कब, जब एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन होता है और मिनरलाइजेशन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हैं वो फिर से सल्फाइड में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये जो सल्फाइड है वो बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीडेशन के द्वारा सल्फर में रूपांतरित हो जाती है और ये सल्फर फिर से सल्फाइड में रूपांतरित हो जाती है डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन के द्वारा। तो ये जो आपने देखा ये है बायोलॉजिकल सल्फर साइकिल अपन ने देखी। एक सल्फर की साइकिल और शेयर करती हूँ अगर हो जाती है तो, ठीक है। एक और देखते हैं अपन सल्फर की साइकिल, एक शेयर और करती हूँ अगर ये वाली होती है तो। एक वो खुल रही है सल्फर साइकिल। अच्छा, ये हो गई अपने सल्फर साइकिल की बात। तो इसको थोड़ा सा मैं और रिपीट कर रही हूँ। अपन ने क्या देखा साइकिल में कि मेन पॉइंट्स हैं कि
सल्फर साइकिल मतलब गंधक चक्र, यह एक अवसादी चक्र है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गंधक की मात्रा हाइड्रोजन सल्फाइड व सल्फर डाइऑक्साइड के गैसीय स्वरूप में पाई जाती है। अब मृदा से जो पौधे हैं गंधक सल्फर को सल्फेट के रूप में अवशोषित करते हैं। तो सल्फर किसके रूप में अवशोषित होती है? सल्फेट के रूप में मृदा से अवशोषित की जाती है। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। और कुछ सजीव जैसे कि लाइकेंस हैं, गंधक की आपूर्ति के लिए वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश सजीव अकार्बनिक सल्फेट यौगिकों का उपयोग सल्फर प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो कुछ सजीवों जैसे कुछ बैक्टीरिया को गंधक प्राप्त करने के लिए कार्बनिक सल्फर यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल एवं सिस्टीन का अपघटन करना पड़ता है। वे विभिन्न सजीवों, पेड़ पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के पश्चात इनके मृत शरीरों के जीवाणुओं द्वारा अपघटन के कारण इनमें मुक्त गंधक की अधिकांश मात्रा फिर से मृदा में मिल जाती है एवं खनिजीकरण मतलब मिनरलाइजेशन के बाद फिर से पौधों के लिए उपलब्ध हो जाती है। मृत सजीव शरीरों के अपघटन कार्य में कुछ जीवाणु जैसे प्रोटियस एंड एस्केरिशिया अनऑक्सीकारी जीवाणुओं के रूप में तथा एस्परजिलस व न्यूरोस्पोरा नामक कवक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन कर मृत शरीरों से सल्फर मुक्त करने का कार्य करते हैं। अपघटन व इसके बाद खनिजीकरण के परिणाम स्वरूप कार्बनिक गंधक, ऑर्गेनिक सल्फर, अकार्बनिक सल्फेट, इनऑर्गेनिक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। बेटा आवाज नहीं आए, वापस बोल रही हूँ। अपघटन व इसके बाद खनिजीकरण के परिणाम स्वरूप कार्बनिक गंधक, ऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी वाली परिस्थितियों में अपघटन द्वारा सल्फाइड्स मतलब H2S का निर्माण होता है। तो सल्फर साइकिल के दौरान पेड़ पौधे मृदा से सल्फेट का अवशोषण करते हैं तथा पादप शरीरों में अपचयित होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन अवायवीय परिस्थितियों अर्थात ऑक्सीजन की कमी में अनेक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा सल्फेट का अपचयन किया जाता है। ये अपचयन करने वाले मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं तथा ये कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन में सल्फेट्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि विवरियो, एस चुराई बैक्टीरिया, एस्केरिशिया एवं एरोबैक्टर जल आक्रांत मृदा एवं जलाशयों की तलहटी में जहाँ वायु में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है तथा हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुलता पाई जाती है, वहाँ अपचयन की प्रक्रिया संभव होती है। इस प्रकार निर्मित गंधक खनिज व सल्फाइड आदि को कुछ जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, जैसे कि थायोबैसिलस जीवाणु सल्फाइड्स को SO2 एवं सल्फेट्स में रूपांतरित कर देते हैं। अब लास्ट क्लास में अपने फास्फोरस साइकिल में देखी थी, तो थोड़ी सी फास्फोरस साइकिल के बारे में और बताना था। पहले तो मैं फास्फोरस साइकिल की एक शेयर स्लाइड कर देती हूँ आपके साथ। फास्फोरस साइकिल की शेयर द स्लाइड। हाँ, ये देखो बेटा, ये है फास्फोरस साइकिल।
तो फास्फोरस साइकिल में अपन ने क्या बताया था, मृदा में फास्फोरस की आपूर्ति फॉस्फेट युक्त चट्टानों के अपरदन एवं वितरण से होती है। इस प्रकार मृदा को प्राप्त फॉस्फेट की अधिकांश मात्रा जल के साथ बह जाती है तथा समुद्र में पहुंचकर वहां समुद्र तल में एकत्रित होती रहती है। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं, इस साइकिल में जो ऑर्गेनिक फास्फोरस है वो प्लांट रिएक्शंस, ये देख रहे हो, प्लांट रेसिड्यूज, माइक्रोबियल और ह्यूमस, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लांट रेसिड्यूज और एनिमल मैन्योर्स एंड बायोसॉलिड्स, ये ऑर्गेनिक फास्फोरस के रूप में इनका क्या हो रहा है बेटा, मिनरलाइजेशन हो रहा है। तो इससे क्या बन जाता है अपना सॉल्युबल फास्फोरस। अब ये जो फास्फोरस बने या फॉस्फेट्स बने, इनका एडिजॉर्प्शन हो रहा है, तो ये किसमें हो रहा है, मिनरल सरफेसेस के द्वारा, मतलब क्लेस, आयरन एंड ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स का निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब है समुद्र से, नेक्स्ट बोल रही हूँ, समुद्र से फास्फोरस का पृथ्वी पर लौटना वैसे तो लगभग असंभव हो जाता है, फिर भी अनेक समुद्री जीव इस फास्फोरस के विशाल भंडार से फास्फोरस की कुछ मात्रा पृथ्वी पर पहुंचाने के सफल साधन हो सकते हैं। जैसे कि समुद्री मछलियां जो भोजन के लिए मनुष्य द्वारा काम में लाई जाती हैं, वह फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। हचिंसन के अनुसार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली एवं पेरू के समुद्री तटों पर मछली का शिकार करने के लिए आने वाले गुआनो नामक पक्षियों की बीट व मूत्र से उनके घोंसलों के आसपास प्रतिवर्ष हजारों टन फास्फोरस एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार समुद्र तल पर मौजूद अवसादी फास्फोरस, सेडिमेंट्री फास्फोरस को जमीन पर पहुंचाने में इन पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मेन पॉइंट ये है बेटा, जो हचिंसन ने क्या कहा था कि दक्षिणी अमेरिका ये महाद्वीप के चिली क्षेत्र में या चिली तटों पर मछली का शिकार करने वाले कौन आता है, मछली का शिकार करने आने वाले पक्षी का नाम है गुआनो। और जब ये गुआनो पक्षी मछली का शिकार करने के लिए आता है, तो गुआनो नामक पक्षी की जो बीट है, वह मूत्र है, से उनके घोंसलों के आसपास प्रति वर्ष हजारों टन फास्फोरस एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार समुद्र तल पर मौजूद अवसादी फास्फोरस को जमीन पर पहुंचाने में इन पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक अध्ययनों के परिणाम स्वरूप ज्ञात हुआ है कि धरती पर फास्फोरस की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनुष्य भी अपनी आधुनिक कृषि तकनीक में उर्वरकों के रूप में फास्फोरस की अधिक से अधिक मात्रा का उपयोग करके फास्फोरस चक्र के संतुलन को अव्यवस्थित कर रहा है। तो आधुनिक अध्ययनों के परिणाम स्वरूप ये ज्ञात हुआ है कि धरती पर फास्फोरस की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनुष्य भी अपनी आधुनिक कृषि तकनीक में फर्टिलाइजर्स के रूप में फास्फोरस की अधिकाधिक मात्रा का उपयोग करके फास्फोरस साइकिल के संतुलन को अव्यवस्थित कर रहा है। इस प्रकार जमीन में मिलाए जाने वाले फास्फोरस की अधिकांश मात्रा पानी के साथ बहकर समुद्र में पहुंच जाती है, वह समुद्र तल में एकत्रित हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ जैविक क्रियाओं को भी फास्फोरस चक्र में होने वाले फास्फोरस के नुकसान के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, जैसे उत्सर्जन एवं हड्डियों तथा दांतों के बनने में प्रयुक्त फास्फोरस की मात्रा। तो बेटा ये हो गई अपनी मतलब बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की बात। ठीक है,
अब अपन नेक्स्ट क्लास में या भी स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी बात करेंगे अपन? एक प्लांट सक्सेशन में आपका क्या हो गया था, हाइड्रोसियर्स करा दिया था मैंने, जीरोसियर कराया था। तो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ अभी। हाइड्रोसियर किसे कहते हैं, मतलब ये वाला नहीं कराया था ना बेटा, हाइड्रोसियर। ये देखना, हाइड्रोसियर प्लांट सक्सेशन में देखना बेटा, हाइड्रोसियर जिसको कहते हैं जल क्रमक। तो ये बता देती हूँ अभी, हाइड्रोसियर किसे कहते हैं। यह अनुक्रमण प्रक्रिया किसी स्वच्छ लवण रहित जल के तालाब या झील में प्रारंभ होती है। तालाब एवं ताजा पानी की झीलों के बीच में अधिक गहराई होती है। इनके किनारे छिछले होते हैं या कम गहरे होते हैं। तो जल अनुक्रमण मतलब हाइड्रोसियर की प्रारंभिक अवस्थाओं में जल निमग्न एवं प्लावमान जलोद्भिद पौधे दृष्टिगोचर होते हैं। तो पहला है स्टेज, निमग्न अवस्था, सबमर्ज्ड स्टेज। दूसरी स्टेज आएगी इसमें, पहली हो गई निमग्न स्टेज मतलब सबमर्ज्ड स्टेज। दूसरी अपन लेंगे फ्लोटिंग स्टेज, जिसको क्या कहते हो, प्लावमान या प्लावी अवस्था। ठीक है, प्लावमान। तीसरी लेंगे रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज मतलब जड़ अनूप अवस्था। और चौथी लेंगे मार्श मीडो स्टेज मतलब घास स्थलीय अवस्था। फोर्थ है और फिफ्थ है वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड मतलब वुडलैंड स्टेज आ जाएगी। और सिक्स आ जाएगी आपकी क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज का मतलब चरम वन अवस्था। ये इसमें स्टेजेस हैं जो कि हाइड्रोसियर में देखी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, ये वाली है, शायद ये वाला हो गया था अपना, तो आप लोग देखना, नहीं तो अपन कर ही लेंगे इस टॉपिक को भी। अब अपना रहता है, कौन सा करना चाहोगे इसके बाद? इकोसिस्टम में अपन ये वाले तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा। बायो जियो केमिकल साइकिल्स अपनी वैसे तो हो ही गई, बायो जियो केमिकल साइकिल्स ये वाला मैंने बता दिया आपको, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, और प्लांट सक्सेशन की स्टेजेस अपन की हो ही गई, और ये वाला प्लांट सक्सेशन भी हो गया। ठीक है, अब अपना पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ नंबर भी कर लिया था अपन ने। तो देखते हैं, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसमें, है ना? और इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बेटा यही है कि सल्फर साइकिल को विस्तृत रूप से समझाइए। तो सल्फर साइकिल को बना देना और एक उसको एक्सप्रेशन दे देना, या फास्फोरस साइकिल पे एक ऐसे लिखिए, मतलब फास्फोरस साइकिल पर एक ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए, या फास्फोरस साइकिल को डिटेल में समझाइए, फास्फोरस साइकिल को डिटेल में समझाइए। ठीक है, ये अपन ने करा है, कौन सी यूनिट का पार्ट किया है? ये है यूनिट सेकंड में अपन ने पार्ट किया है, यूनिट सेकंड का पार्ट। अब एटमॉस्फेयर मैंने आपको करा दिया था, तो अब अपन टेम्परेचर ले लेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। चलो अभी भी स्टार्ट कर देते हैं, कल टेम्परेचर से चलेगा। तो तापक्रम, हाँ बेटा बोलो। मैम इस लेक्चर के नोट्स वगैरह सेंड कर देना ना आप। ठीक है, भेज देंगे इसके साइकिल के, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है बेटा, अब टेम्परेचर स्टार्ट कर, है ना? तो तापक्रम को समस्त पर्यावरणीय कारकों में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वायुमंडलीय नमी एवं तापक्रम पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के वितरण को प्रभावित करते हैं। तापक्रम ऊष्मा या गर्मी को अभिव्यक्त करता है। यह ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। किसी भी स्थान के वायुमंडल का तापमान दिन और रात तथा ऋतुओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। इसमें भी
मरुस्थलों में मतलब डेजर्ट्स में, मरुस्थलों में दिन तथा रात के तापमान में अंतर पाया जाता है। ताप का प्रभाव पौधों की संरचना, जैविक क्रियाओं तथा इनके भौगोलिक वितरण पर भी परिलक्षित होता है। मतलब जो टेम्परेचर पढ़ेंगे अपन, तापमान के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका अपन देखेंगे किस तरह से टेम्परेचर, तापमान पौधों की संरचना को प्रभावित करता है, उनकी जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव डालता है, वह प्लांट्स के भौगोलिक वितरण को कैसे तापमान मतलब तापमान डिसाइड करता है। तो तापमान के एक निश्चित परास में ही सजीवों की वृद्धि एवं इनका जीवन यापन संभव है। विभिन्न प्रकार के पादप प्लांट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जीवित रहने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले जीरोफाइट्स, मरुद्भिद पादप इससे अधिक तापक्रम अर्थात 66 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। अति उच्च या अति न्यून तापक्रम पर पौधे या तो प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, डोरमेंसी में रहते हैं, या फिर इन पौधों की मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि तापक्रम के एक निश्चित परास में ही पौधों की वृद्धि एवं इनका सामान्य जीवन यापन संभव होता है। वायु में शुष्क ईस्ट कोशिकाएं 114 डिग्री सेंटीग्रेड एवं जीवाणु 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक क्रियाशील रह सकते हैं, परंतु यह अत्यंत विरल एवं दुर्लभ उदाहरण है। इससे यह सिद्ध होता है कि विभिन्न पौधों के जीवन यापन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम परास रेंज ऑफ टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। पौधे उसी स्थान पर पर्याप्त वृद्धि करते हैं जहां इनके लिए अनुकूल तापक्रम परास मतलब फेवरेबल टेम्परेचर रेंज पाया जाता है। और यही कारण है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किसी पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों से लेकर इसके निचले इलाकों तक उगने वाले पेड़ पौधों का गहन अवलोकन यदि किया जाए, अपन इसका क्या करें, गहन अवलोकन अगर करते हैं, मतलब इसका गहन अवलोकन किया जाए, तो क्या देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली वनस्पति के संगठन में दृष्टिगोचर भिन्नता दिखाई देती है। वापस बोलती हूँ, किसी पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों से लेकर इसके निचले इलाकों तक उगने वाले पेड़ पौधों का अगर गहन अवलोकन किया जाए, तो यहाँ विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली वनस्पति के संगठन में भिन्नता दृष्टिगोचर होगी। ऐसी पर्वत श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में तापक्रम की भिन्नता के कारण होता है। ऐसा पर्वत श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में तापक्रम की भिन्नता के कारण होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में रोनकियर का वर्गीकरण, रोनकियर क्लासिफिकेशन, मतलब पूरे विश्व की वनस्पति को तापक्रम मतलब टेम्परेचर के आधार पर रोनकियर ने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
कौन कौन सी श्रेणियां हैं बेटा? एक तो है मेगाथर्म्स जिसे उच्च तापी कहते हैं, एक है मीजोथर्म्स जिसे मध्य तापी कहते हैं, एक है माइक्रोथर्म्स जिसे न्यून तापी कहते हैं, एक है हेकेस्टोथर्म्स जिसे अति न्यून तापी कहते हैं। तो पहले मैं बता रही हूँ उच्च तापी मेगाथर्म्स, जिन स्थानों पर या जिन स्थानों का टेम्परेचर पूरे वर्ष भर अधिक रहता है, ऐसे क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। दूसरा मैं बता रही हूँ मीजोथर्म्स मध्यतापी, मतलब इन क्षेत्रों में वर्ष में उच्च एवं न्यून तापक्रम एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की वनस्पति में डेसिडुअस फॉरेस्ट पर्णपाती वनों का प्रमुख स्थान होता है। तीसरा है न्यून तापी माइक्रोथर्म्स, विश्व के ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूरे वर्ष न्यून तापक्रम पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिश्रित शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चौथा है अति न्यून तापी हेकेस्टोथर्म्स। हेकेस्टोथर्म्स विश्व के इन भागों में पूरे वर्ष अत्यधिक न्यून तापक्रम पाया जाता है। ऐसे भागों में एल्पाइन वेजिटेशन को प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में तापक्रम के अनुसार पाए जाने वाली वनस्पति को मतलब इस तरह से रॉनकियर ने क्लासिफाइड किया था। अब अपन कल बात करेंगे, ठीक है, आगे की टेम्परेचर पे डिस्कस करेंगे। अभी 9 बज के